मैटलाबी प्यार चैप्टर 101 क्लेरस पास्ट। सेरन उस कॉल के बाद सीधे वहां से निकल गई। वह वहां से सीधे हॉस्पिटल में थी जहां क्लारा एडमिट थी। सेरन ने आईसीयू में जाकर देखा तो क्लारा ऑपरेशन रूम में थी। क्लारा को ऐसी हालत में देख सेरन के हाथ पैर कांप गए। क्लारा को उसने हमेशा एक एलिगेंट एंड कॉन्फिडेंट औरत के रूप में देखा था, मगर आज उसे पेल येलो हाफ डेड हालत में वहां देखकर सेरन को अजीब लग रहा था। 1 घंटे पहले वह ठीक थी, मगर 1 घंटे बाद वह इस हालत में होगी, सेरन ने कभी सोचा ही नहीं था। सेरन क्लारा को इस हालत में देख उसका जिम्मेदार उस आदमी को समझ रही थी। सेरन ने एक नज़र आईसीयू की ओर देख उस आदमी का हाथ पकड़ा, उसे हॉस्पिटल के रूफटॉप में लेकर आ गई। सेरन ने वहां ले जाकर उसका हाथ छोड़ दिया और गुस्से से उसकी ओर देख चिल्ला गई, टेल मी मॉम, को क्या हुआ है? वो इस हालत में क्यों है? 1 घंटे पहले वह ठीक थी, लेकिन 1 घंटे बाद मॉम आईसीयू में कैसे है? तुमने मेरी मॉम के साथ क्या किया? सच बोलो वरना मैं तुम्हें पर डालूंगी। मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना वरना तुम मुझे जानते नहीं। सेरन पागलों की तरह चिल्ला गई। सेरन का चिल्लाना सुनकर उस आदमी ने सेरन के हाथ में कुछ रिपोर्ट्स पकड़ा दी। सेरन ने उन्हें हाथ में लेकर पढ़ा तो लंग कैंसर वर्ड पढ़कर सेरन के हाथ से वह रिपोर्ट नीचे गिर गई। थोड़ी देर पहले उसकी क्लारा से बेहस हुई थी, उसने कभी उसकी शक्ल ना देखने की ठानी थी, यहाँ तक कि उसे ऐसा लग रहा था कि काश कि वो उसकी माँ नहीं होती, पर उसे कभी नहीं लगा था कि उसकी बात यूँ सच हो जाएगी। सेरन को यकीन ही नहीं आ रहा था कि क्लारा जैसी इंसान को कुछ हो सकता है। वो यकीन करने को राजी ही नहीं हुई। क्लारा को ऐसी हालत में देख उस आदमी ने अपने हाथ में पकड़ी एक और फाइल सेरन की ओर बढ़ा दी। सेरन उस फाइल को देख हैरानी से उसकी ओर देखने लगी। सेरन को अपनी ओर देखता देख उस आदमी ने सेरन को वह फाइल खोलकर पढ़ने को कह दिया। सेरन ने जैसे ही वह फाइल खोली तो उसमें सबसे पहले उसकी डीएनए रिपोर्ट पड़ी हुई थी। सेरन ने वह रिपोर्ट पढ़ी तो उसके हाथ से पूरी फाइल नीचे गिर गई। एक के बाद एक सदमा मिलते देख सेरन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये सब सच हो सकता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह उस आदमी की बेटी है जिसे वह थोड़ी देर पहले भला बुरा कह रही थी। सेरन पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लग गई। नो इट्स नॉट पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन है? ये नहीं हो सकता है। हाँ ये सब सपना है, सब मजाक है, ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है। डैड मेरे डैड नहीं बल्कि तुम हो, मैं तुम्हारी बेटी नहीं हो सकती। लुक एट योरसेल्फ, तुम मेरे फादर कैसे हो सकते हो? तुम में मेरे फादर होने की कोई क्वालिटी नहीं है। मैं तुम जैसी इंसान की बेटी नहीं हो सकती। मैं किसी शराबी की बेटी नहीं हो सकती। नो वे, ये सब झूठ है। तुमने ये झूठी रिपोर्ट बनाई है, राइट? सच सच बोलो, तुमने ये रिपोर्ट बनाई है। देखो अगर सच नहीं बोला मैं तुम्हें मार डालूंगी, तुम मुझे जानते नहीं हो। सेरन उसका कॉला पकड़े चिल्ला गई। सेरन का चिल्लाना सुनकर उसने अपने कॉलर से सेरन का हाथ हटा दिया और सेरन को कुछ फोटोज देते हुए जवाब दिया। उद्धरण चिन्ह, सेरन ये सच है कि तुम मेरी बेटी हो और मैं तुम्हारा बदकिस्मत बाप। तुम यकीन करो ना या करो पर ये सच है। सेरन, तुम्हारी मॉम और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। क्लारा और मैं शादी करना चाहते थे, मगर तुम्हारी नानाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। तुम मुझे जिस तरह देख रही हो मैं वैसा नहीं इंसान नहीं था। मेरा भी अपना बिजनेस था, मगर तुम्हारे ग्रैंडफादर की तरह बड़ा नहीं था, इसीलिए उन्होंने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया। और तुम्हारी मॉम को जॉन टेलर से शादी करने के लिए मजबूर किया। सेरन, मैं तो तुम्हारे बारे में जानता भी नहीं था। अगर मुझे पता होता कि मेरी बेटी है मैं कभी हार नहीं मानता। तुम्हारे ग्रैंड पेरेंट्स से लड़ता, मगर मुझे कुछ पता ही नहीं था। तुम्हारी मॉम ने मुझे और तुम्हें बचाने के लिए उस आदमी से शादी कर ली जो उससे प्यार नहीं करता था और तो और ऑलरेडी शादीशुदा था। तुम्हारी मॉम गलत इंसान नहीं है सेरन। क्लारा ने बहुत कुछ सहा है, तुम्हारे लिए सहा। आज तक जो भी किया सब कुछ तुम्हें हक दिलाने के लिए किया। उसने हर चीज में तुम्हें आगे रखा, तुम्हें सब कुछ दिया। यहाँ तक कि जॉन टेलर की असली बेटी को उसकी दुनिया से बाहर कर सब कुछ तुम्हारे लिए किया। मगर तुमने आज जो किया वह बहुत गलत था।
तुम जानती नहीं जो जिस इंसान को तुम अपना डैड मानकर भगवान बनाते आई हो उसने शादी करने के बाद भी कभी तुम्हारी मॉम को छुआ तक नहीं। ऐसे में अगर तुम्हारी मॉम किसी के साथ वक्त बिताती है तो क्या बुरा है सेरन। और रही तुम्हारी मॉम और मेरी बात, मुझे कुछ वक्त पहले ही सब कुछ पता चला। मैं हॉस्पिटल में ही मिला तुम्हारी मॉम को, तब मुझे पता चला क्लारा की ऐसी हालत है। मैं ऐसी हालत में उसका साथ नहीं छोड़ सकता, इसलिए मैं उसके साथ हूँ। मैं तुम्हारी मॉम से आज भी प्यार करता हूँ और तुमसे भी, मगर तुम्हें बता नहीं सकता था क्योंकि क्लारा नहीं चाहती थी कि तुमसे उससे नफरत करो। अब सारा सच तुम्हारे सामने है, जो फैसला लेना है लो, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी मॉम के पास वक्त नहीं है। क्लारा कैंसर की लास्ट स्टेज पर है। वह सेरन को जवाब देकर वह वहां से चले गए। सेरन उन फोटोज और रिपोर्ट्स को हाथ में लिए नीचे जमीन पर बैठी हुई थी। उसके कानों में अभी तक वह बातें गूंज रही थी। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मॉम ने ये सब कुछ किया था। उसे अपने ग्रैंड पेरेंट्स की ज़्यादा याद नहीं थी, पर इतना याद था कि उनके नानाजी उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते थे। उसे बचपन में ये लगता शायद वह इसीलिए पसंद नहीं करते क्योंकि वह एक लड़की थी, पर आज जब सच पता चला तो जाकर उसे नफरत की वजह समझ आ रही थी। सेरन सारा सच जानकर बुरी तरह हिल गई। उसकी आंखों के सामने उसका गुजरा हुआ कल कागज के पन्नों में लिखी किसी कहानी की तरह घूम रहा था। उसे कभी नहीं लगा था कि ऐसा कुछ भी हो सकता था। उसे सब कुछ अपने हाथ से फिसलता हुआ दिख रहा था। उसने बचपन से लेकर अब तक को एक सिरे से जोड़कर देखा, तो आज उसे सब कुछ एक बेवजह की लड़ाई के अलावा कुछ भी नहीं नजर आ रहा था। उसने बचपन से लेकर अब तक सिर्फ अपने हक के लिए लड़ाई ही तो की थी, कभी अपने नाना का प्यार पाने के लिए तो कभी अपने डैड और बाकी सबकी अटेंशन पाने के लिए। उसने बहुत कुछ किया था। शुरू में तो उसके डैड भी उसकी तरफ नहीं देखते थे। वह हमेशा जैन को प्यार करते थे और उसे इस बात से हमेशा नफरत होती। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कोई जैन को सुंदर कहता। वह जहाँ भी जाती सब जैन को पसंद करते और उसे इग्नोर कर देते, जैसे उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। उसका सुंदर ना होना उसके हाथ में नहीं था। ऐसा नहीं था कि वह सुंदर नहीं थी, पर जैन बेहद खूबसूरत थी, तो उसमें उसकी क्या गलती। जैन का सुंदर होना उसके लिए अभिशाप बन गया। हर वक्त उसे बस अपने लिए लड़ना होता। और यही वजह थी कि वह जितनी बड़ी होती गई उसके दिल में जैन के लिए नफरत बढ़ती चली गई। कुछ वक्त बाद तो वह नफरत इतनी बढ़ गई कि वह कब बुरी बन गई उसे पता ही नहीं चला। उसने जैन को सबकी नज़रों में बुरी बनाने के लिए वह सब कुछ किया जो वह कर सकती थी, और फाइनली सबकी नज़रों में अपनी जगह बनाने में कामयाब भी हो गई। उसने अपने डैड और लोगों की तारीफ तो पा ली, पर ऐसा कुछ था जो वह जैन से कभी नहीं छीन पाए। जैन की किस्मत ही इतनी अच्छी थी कि उसकी खूबसूरती छिपाने के बाद भी जेसन उसे पसंद करता था, उसके आगे पीछे घूमता था, हर वक्त सबसे उसके लिए लड़ता, उसे प्रोटेक्ट करता। सेरन हर वक्त उसकी अटेंशन पाने की कोशिश करती, मगर उसने कभी उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखा। जेसन को पहली बार जब उसने देखा था तब से वो उसे पसंद करने लगी। वह तब प्यार का मतलब भी नहीं जानती थी, तब से उसके आगे पीछे घूमकर उसका अटेंशन पाने की कोशिश करती, पर बदले में क्या मिला, कुछ नहीं। जेसन की दुनिया तो सिर्फ जैन के आगे पीछे थी, उसे जैन के सामने कुछ दिखता ही नहीं था। सेरन बचपन से बड़ी जो गई, पर वो सिलसिला कभी नहीं बदला। उसने बहुत कोशिश की उन दोनों को अलग करने की, पर कर नहीं पाए। मगर सालों बाद किस्मत ने उसका साथ दिया। जेसन की याददाश्त जाने का फायदा उठाकर उसने पाशा पलटा, पर फिर भी क्या हाथ लगा, कुछ भी नहीं। कुछ भी तो नहीं बदला था। आज भी सब कुछ जैन के पास तो था, यहाँ तक कि डैड ने तक उसके साथ धोखा किया। मरते वक्त वह भी अपना सब कुछ जैन को सौंप कर चले गए, एक बार उसके बारे में नहीं सोचा। और उसकी किस्मत तो देखो, उसने जेसन को जैन से छीना, मगर किस्मत ने जैन को जैक्सन वाल्टर से मिला था। वह इंसान जो लाखों लड़कियों की धड़कन था, उसके दिल आया भी तो जैन जैसी एक मामूली इंसान पर जिसके पास कुछ नहीं था। सेरन ने हमेशा जैन से जीतने की कोशिश की, मगर कभी नहीं जीत पाए। सेरन को अपना कल अपनी आंखों के सामने देख हंसी आ रही थी अपनी किस्मत पर उसकी आंखों के नफरत जैन के लिए अभी भी कम नहीं थी। जैन का नाम याद कर उसकी आंखें एक बार फिर नफरत से भर उठी। सेरन सामने की ओर देखते हुए बड़बड़ा उठी,
मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीतने नहीं दूंगी जैन। मैं तुम्हें अपने आप को यूं हराने नहीं दूंगी। भले ही तुम्हारी किस्मत कितनी अच्छी क्यों ना हो, पर मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे लड़ूंगी। तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब कुछ छीन कर रहूंगी जैक्सन वाल्टर को भी। च 102 क्लियरस डेट। फाइनली उस कन्फेशन के बाद जैन की जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था। जब से उसने जैक्सन को कन्फेस किया था उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उस पुराने कहावत की तरह कि प्यार सब बदल देता है, शायद जैन का जैक्सन के लिए और जैक्सन का जैन के लिए प्यार ही था कि दोनों अपने अतीत और अपने सारे दर्द भुलाकर एक दूसरे के साथ खुश थे। इतने सालों बाद फाइनली वो दोनों खुश थे। जो जैन हर वक्त खुद में रहती थी वह धीरे धीरे कर खुलने लगी थी, और जैक्सन जैसा शख्स जो हंसना मुस्कुराना नहीं जानता था वह बेवजह मुस्कुराने लगा था। उन दोनों के बीच का प्यार टीनेजर की तरह था। दिन भर एक दूसरे बातें करना, खाली वक्त एक साथ बिताना, जो कुछ उन्होंने तब नहीं किया था वह दोनों अब कर रहे थे। सब कुछ इतना खूबसूरत था कि जैन के लिए किसी सपने जैसा था। उसने कभी सोचा ही नहीं था कि जैक्सन उसे से इतना ज़्यादा प्यार कर सकता है। इस पिछले एक हफ्ते में जैक्सन ने उसे वो खुशियाँ दे दी थी जो उसे अपने 24 सालों में कभी नहीं मिली थी। जैक्सन ने उसे इतनी खुशियाँ दे दी थी, जैन अपने आप को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत लड़की महसूस कर रही थी। उसे देर से ही सही मगर जैक्सन जैसा लाइफ पार्टनर मिला था जो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार था। अगर उसे एक चीज़ पसंद आती तो वह उसके लिए पूरा मॉल खरीद कर ले आता। हालांकि जैन को उसके पैसों से प्यार नहीं था, पर छोटी छोटी चीज़ें जो जैक्सन उसके लिए करता वह जैन को उससे प्यार करने पर मजबूर कर देती। जैन जितना जैक्सन को जानते जा रही थी उसके दिल में जैक्सन के लिए प्यार और इज्जत दोनों बढ़ते जा रही थी। इतने कम वक्त में वह जैक्सन के इतना करीब आ जाएगी उसने कभी सोचा नहीं था। कभी कभी तो उसे डर लगता कि कहीं ये उसका सपना ना हो जो आंख खुलते ही टूट जाए। जैन को बहुत मुश्किल के जाकर खुशियां मिली थी। उसे तो कभी लगा नहीं था जिंदगी के इतने बड़े सबक के बाद उसे फिर कभी प्यार हो सकता था, मगर जैक्सन से मिलकर उसे पता चला कि जिसे वह प्यार समझती थी वो तो कभी था ही नहीं, क्योंकि जो वह जैक्सन के साथ फील करती उसने कभी किसी के साथ किया ही नहीं था, जेसन के साथ भी नहीं। माउंटेन विला में सब लोग खुश थे। जैक्सन और जैन को खुश देखकर, स्पेशली ग्रैंडपा जैक्सन को वह इतना खुश देखकर बहुत खुश थे। पूरे माउंटेन विला में खुशियों का माहौल था। हर रोज की तरह जैन आज भी गार्डन में बैठी जैक्सन के आने का वेट कर ही रही थी कि उसे जोई की कॉल आ गई। जोई की अचानक से कॉल देखकर जैन हैरान रह गई। जोई के पिछले एक महीने से आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से उन दोनों के बीच बात नहीं हो पा रही थी। वह जब भी कॉल करती या तो उसका फ़ोन बंद था या फिर जोई कहीं बिजी होती। उसने बहुत बार कोशिश की मगर बात हो नहीं पाई। जैन को उसके बाद करने के तरीके से समझ गई कि जोई उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, मगर क्यों उसे पता नहीं था। उसने जानने की कोशिश की मगर उसने बताया ही नहीं। फिर जैन ने भी ज़्यादा फोर्स नहीं किया, वह खुद भी अपनी ज़िंदगी में इतना बिजी हो गई थी कि उसे इस बात का ध्यान ही नहीं रहा। आज जब जोई की कॉल देखी तब जाकर उसका ध्यान आ रहा था। जोई की कॉल देख जैन ने एक ही रिंग में फ़ोन रिसीव कर लिया। जैन, क्या तुम फ्री हो? क्या तुम मुझसे अभी मिल सकती? जो मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। अगर तुम फ्री हो तो क्या हम अपने पुरानी जगह पर मिले? जोई ने फ़ोन रिसीव करते ही दूसरी तरफ से सवाल किया। जोई का सवाल सुन जैन को समझ नहीं आया वह क्या जवाब दे। मिलना तो वह भी चाहती थी जोई से, पर अभी जैक्सन के आने का वक्त हो रहा था तो ऐसे में उसे जाना सही नहीं लग रहा था। वह मिलने जाए या ना, ये इस बात को लेकर असमंजस में पड़ गई। जोई ने जैन को चुप देखा तो उसने उसके कुछ कहने से पहले खुद ही बात खत्म कर दी। इट्स ओके जैन, तुम बिजी हो तो कोई बात नहीं, आई विल सी यू अनदर टाइम। जैन को अपने सवाल के बदले इतना झिझकते देख जोई ने जवाब दे दिया और उसके कुछ कहने से पहले ही फ़ोन कट कर दिया। जैन सिर्फ फ़ोन को देखते रह गई। जोई को आज ही जैन के डैड की डेथ के बारे में पता चला, और जैसे ही वो पता चला वह अपना सब कुछ छोड़कर वापस लौटने के लिए फ़्लाइट बुक में करा ली। उसके डैड के डेथ की खबर से वह एकदम शॉक रह गई थी, पर वह खुद से ज़्यादा ये सोचकर परेशान थी कि जैन किस हाल में होगी। उसके बारे में सोचकर जोई इतनी परेशान थी कि उसे रात भर नींद नहीं आई थी और आज भी सुबह की फ़्लाइट लेकर वह वापस आ गई थी।
सोई ने फ्लाइट के लैंड होते ही जैन को कॉल किया, ये सोचकर कि पता नहीं वह किस हाल में होगी, मगर बात की तो उसे नॉर्मल टोन में बात करते देख थोड़ा रिलैक्स हो गई। जैन की आवाज़ से जोई को लगा कि वह ठीक है, तो उसे अपना आना बेकार लग रहा था। उसे लगा शायद जैन को उसकी ज़रूरत होगी, इसीलिए वह बिना एक पल बिताए अगली फ़्लाइट लेकर यहाँ आ गई थी। यहाँ तक कि उसने खुद की परवाह भी नहीं की। वह जिससे भागकर यहाँ से गई थी उसे इस वक्त वह भी दिखा था। पिछले 1 महीने में उसकी ज़िंदगी में बहुत कुछ हुआ था और यही वजह थी कि वो सबसे भागने की कोशिश कर रही थी, यहाँ तक कि खुद से भी। उसके और जेसन के बीच जो कुछ हुआ था उसके बाद वह जैन को फेस करने की हालत में नहीं थी, इसीलिए अपना सब कुछ छोड़कर वह पिछले 1 महीने से अमेरिका में थी। सोई ने वहां जाकर अपने आप को काम में इतना डुबा दिया कि उसे सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। यहाँ तक कि जेसन ने उसे हजारों कॉल और मैसेज किए, मगर उसने उसके एक मैसेज का जवाब नहीं दिया था। उसने पिछले 1 महीने में किसी से बात नहीं की थी, अपने डैड से भी वह बस कभी कभार बात करती, बस सारा टाइम काम करती रहती। मिस्टर विल्सन ने जोई को बहुत बार वापस आने को कहा, पर वह हर बार टाल गई। जोई की जिद के आगे उन्होंने भी हार मान ली। सोई जिस इंसान को सबसे ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, किस्मत उसे उसके और करीब लेकर आ जाती। उसे लगा था वहां से आने के बाद सब ओवर हो जाएगा, मगर आने के बाद से तो उसके और जेसन के बीच बातें और भी कॉम्प्लिकेट हो गई। जेसन पागलों की तरह दिन भर उसे हजारों मैसेज करते रहता। जोई कोई जवाब नहीं देती, पर फिर भी जेसन उसे मैसेज करना नहीं छोड़ता। पिछले 1 महीने से ये सिलसिला जारी था। सोई को समझ नहीं आ रहा था कि वह चाहता क्या है। उसकी वजह से वह पिछले 1 महीने में वह किस दौर से गुजर रही थी ये सिर्फ वही जानती थी। वो उससे जितना दूर भागने की कोशिश कर रही थी, जेसन किसी साए की तरह उसका पीछा किए जा रहा था। जैन हर दिन के जेसन के सवालों, उसके मैसेजेस से परेशान हो रखी थी। वह कुछ वक्त अकेले बिताना चाहती थी ताकि वह खुद के दिमाग में से ये सारे ख्याल निकाल सके। वह इस वक्त वापस आने की हालत में थी भी नहीं, इसीलिए वह दूर भागने की कोशिश कर रही थी। वह ऑलमोस्ट सक्सेस भी हो गई थी। अगर गलती से कल रात उसके डैड ने जैन के डैड के बारे में सच नहीं बताया होता तो कल उन्होंने बातों बातों में उसे सच बता दिया था, और जैसे जैन को इस बारे में पता चला तो खुद को रोक नहीं पाई। वह अगली ही फ्लाइट लेकर वहां से निकल गई। सोई की तरह जेसन भी पिछले 1 महीने से कश्मकश में था। पिछले 1 महीने से वह अंदर से ही अंदर खुद से स्ट्रगल कर रहा, अपने आप से, अपने इमोशन से। वह जोई के अचानक चले जाने से इतना परेशान हो रखा था कि उसे खुद भी समझ नहीं आया कि वह उसे लेकर क्यों परेशान था। पहले पहले तो उसने उसे मैसेज में बात करने की कोशिश की, मगर जोई ने उसे एक बार भी रिप्लाई नहीं दिया। उसने खुद भी कोशिश की कि वह जोई के बारे में सोचना बंद कर दे, मगर उसके जाने से उसे एहसास होने लगा कि वह उसे मिस करने लगा है। शुरू में तो वह बस उसे मिस कर रहा था, पर जब दिन बीतते गए तो उसे सारी चीजें क्लियर होने लग गई। जितना दिन बीतते गए उसके दिमाग में सिर्फ जोई घूमने लग गई। सोई के अलावा उसे कुछ दिखता ही नहीं, यहाँ तक कि जब उसे जैन की शादी के बारे में पता चला तो उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इनफैक्ट उसके दिल से एक बोझ सा कम हो गया। उसे एक सुकून सा मिला कि कोई तो था जो जैन का ख्याल रख सकता था। अब उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं थी। जैन की शादी से उसे एक और बात का रियलाइजेशन हुआ कि वह जो जैन के लिए फील करता था वह सिर्फ उसका गिल्ट था। वह बस जैन को खुश देखना चाहता था। उनके बीच तो असल में एक दोस्ती के अलावा कुछ था ही नहीं। जेसन को एक क्लियरिफिकेशन मिल गया कि वह क्या चाहता था। लाइफ में पहली बार उसने हिम्मत कर अपने लिए सही डिसीजन लिया। वह उससे अपने दिल की बात कहने का कब से इंतजार कर रहा था, पर जोई ने उसे मौका ही नहीं दिया। और आज जैसे ही उसे पता था चला जोई वापस आने वाली है, वह उसे लेने के लिए एयरपोर्ट की ओर निकल गया। सोई जैन की कॉल कट कर जैसे ही पीछे मुड़ी सामने खड़े इंसान को देख चौंक गई। उसने पूरे रास्ते फ्लाइट में भगवान से सिर्फ वह एक प्रार्थना की थी कि वह जेसन से ना मिले, मगर यहाँ आते ही उसे अपने सामने खड़े देख जोई खुद से बड़बड़ा उठी। व्हाट द हेल, ये यहाँ क्या कर रहा? मेरे आने के बारे में तो डैड के अलावा कोई नहीं जानता था, फिर इसे कैसे पता चला? डैड, नो वे, डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? डैड, आपको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, पर फिलहाल इसे कैसे अवॉइड करूं ये सोचना है। गॉड हेल्प मी, जोई अपने आप से बड़बड़ा उठी।
सोई के चेहरे पर अननोइंग एक्सप्रेशन देख जेसन को बुरा लग रहा था। वह बेचारा कब से उसे देखने के लिए इंतजार कर रहा था और आज फाइनली जाकर दिखी तो जेसन के चेहरे पर स्माइल आ गई। सोई ने जेसन को स्माइल करते देखा तो वह और इरिटेट हो गई। वह जेसन को इग्नोर कर अपना लगेज लिए वहां से बाहर आ गई। जेन ने बाहर आकर ड्राइवर को कॉल किया तो उसका नंबर नहीं लग रहा था। जेन को लगा था उसके डैड ने उसके लिए गाड़ी भेजी होगी पर वहां गाड़ी का कोई नामो निशान नहीं था। ड्राइवर को वहां ना देख जोई ने डैड को कॉल लगाया तो उन्होंने बताया कि वह सिटी से बाहर गए हुए थे। अपने डैड की बात सुन जोई सिर पकड़कर बैठ गई। उसकी हालत रोऊं की हंसे वाली हो रखी थी। जोई ने अपने डैड को खुद मैनेज कर लेने का बोलकर फोन कट कर दिया। सोई मुश्किल से लगेज घसीटते हुए बाहर कैब वाली का वेट करने लगी मगर देखा तो सड़क खाली थी। उसने कैब सर्विस वालों को भी कॉल ट्राई किया मगर उनका फ़ोन भी ऑफ था। जोई सड़क के बीच खड़े होकर चिल्लाने का मन कर रहा था। वह चिल्लाने वाली भी थी अगर अचानक से जेसन उसके सामने नहीं आ जाता तो। जेसन ने उसके सामने आकर गाड़ी रोक दी। जेसन की गाड़ी अपने सामने देख जोई ने उसे इग्नोर कर दिया। वह खुद ही अपना लगेज लिए पैदल चलने लगी। वह मुश्किल से 1-2 कदम भी नहीं चली थी। हील्स की वजह से उसका पैर अचानक से मुड़ गया पर इससे पहले वह लड़खड़ाकर नीचे गिरती जेसन ने उसे संभाल लिया और अपनी गोद में उठाकर जैन को गाड़ी में बिठा दिया। सोई ने मना करना चाहा मगर वह मना करने की हालत में नहीं थी तो उसे मजबूरी में चुप रहना पड़ा। जोई चुपचाप मुंह फुलाए सीट के कोने पर बैठकर शीशे से बाहर की ओर देखने लगी। सोई को इस तरह अपसेट देखकर जेसन को बहुत बुरा लग रहा था। वह जोई से सॉरी बोलने को हुआ ही था कि उसका फ़ोन रिंग करने लगा। जेसन ने कॉलर आईडी देखा तो उसकी मॉम का था। अपनी मॉम का कॉल देख उसने उठा लिया। जेसन ने जैसे ही फ़ोन रिसीव किया सामने से जेसन की मॉम ने ऐसा कुछ कहा जिसे सुन जेसन के होश उड़ गए। जेसन वहां चिल्लाते हुए अचानक से बीच सड़क पर गाड़ी रोक दी। जेसन के चिल्लाने से जोई ने उसकी तरफ देखा तो उसका चेहरा एकदम से फीका पड़ चुका था। उसके फेस पर ऐसे एक्सप्रेशन देखकर जोई ने सीधे से सवाल कर दिया, मॉम का उन्होंने कहा कि क्लारा की डेथ हो चुकी है। शी इज़ डेड, जेसन ने खोए हुए से जवाब दिया। सोई ने ये सुना तो वह भी हैरान रह गई। गाड़ी में एकदम सन्नाटा सा छा गया। जेसन को अचानक से पता नहीं क्या हुआ। उसने घर जाने के बजाय सीधे गाड़ी टायसन हाउस की ओर मोड़ दी। 103 डीएनए रिपोर्ट। सोई जेसन के साथ टायसन हाउस पहुंची तो उसके वहां पहुंचने से पहले ही सब लोग वहां मौजूद थे। टायसन हाउस के बड़े से हॉल में प्रेयर मीट चल रही थी और हॉल के बीचों बीच लगी क्लारा की फोटो के सामने सैरन आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। सैरन के कुछ ही दूरी पर जैक्सन का हाथ पकड़े जैन भी खड़ी थी। क्लारा की इस तरह अचानक मौत से वह भी सदमे में थी। भले ही क्लारा कभी एक अच्छी मां नहीं बन पाई थी मगर क्लारा की इस तरह मौत से वह भी हैरान थी। क्लारा की अचानक मौत से वहां मौजूद सब लोग शॉक में थे। किसने सोचा था कि क्लारा जैसी औरत अचानक इस तरह से दुनिया से चले जाएगी। हालांकि उसके जाने का ज़्यादा अफसोस किसी को नहीं था क्योंकि उसने जो कुछ किया था उसे ही उसकी सजा मिली थी। क्लारा ने पूरी उम्र सिर्फ प्लॉटिंग कर दूसरों के घर बर्बाद किए थे और आखिरी समय में वह खुद भी अपने आप को बर्बाद करके ही मरी। सोई ने जेसन के साथ जैसे ही हॉल में कदम रखा सबकी नज़रें उनकी तरफ मुड़ गई। प्रेयर मीट में काले कपड़ों के बजाय उन दोनों को कलरफुल कपड़े पहने देख सबकी नज़रें उन्हें अजीब से घूरने लग गई। उन सबको इस तरह अपनी ओर घूरता देख जोई उन्हें इग्नोर कर चुपके से जैन के साथ जाकर खड़ी हो गई। मगर जेसन बेचारा अब भी वही खड़ा था। वह जैसे ही सोच रहा था कि वह जोई के पीछे पीछे जाए सैरन दौड़ते हुए आकर उसके गले लग गई। सैरन की नज़र जैसे ही जेसन पर पड़ी तो वह दौड़ते हुए जेसन के गले लग गई। सैरन को अचानक इस तरह लगते देख जेसन शॉक हो गया। उसके लिए न मना करने जैसा हुआ न कुछ कहने जैसा। वह अवाकवर्ड लुक लिए जोई की ओर देखने लगा। जेसन को अपनी तरफ देखते देख जोई ने नज़रें दूसरी तरफ कर ली। जेसन को सैरन के गले लगे देख जोई को गुस्सा तो बहुत आ रहा था पर सिचुएशन देखकर उसने कुछ नहीं कहा।
जोई को गुस्से में देख जेसन बेचारे की हालत और भी खराब हो गई। एक तो पहले से ही जोई नाराज थी, उस पर उसे और नाराज होते देख जेसन की हालत रोने जैसी हो रही थी। उस बेचारे ने मुश्किल से सैरन को शांत कर खुद से अलग कर दिया। सैरन का रोना शांत हुआ तो वापस सारे रिचुअल शुरू हो गए। उन्हें खत्म करने तक शाम हो चुकी थी। टायसन हाउस में आए ऑलमोस्ट सभी लोग जा चुके थे सिवाय जैक्सन, जैन, जेसन और जोई के। वो लोग भी वहां सिर्फ जैन की वजह से रुके हुए थे। सैरन को अकेले छोड़कर जैन जाने को तैयार नहीं हो रही थी और जैन छोड़कर जैक्सन जा नहीं सकता था। जैन को न जानते देख जोई भी वहां रुक गई और जोई की वजह से जेसन भी रुक गया। सैरन को दुखी देखकर जैन ने सैरन से बात करने की बहुत कोशिश की पर वो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। सुबह की तरह अभी भी उसने तमाशा कर दिया था। सुबह भी जैन को जैसे ही क्लारा की डेथ की खबर मिली तो वो उसकी डेथ की खबर सुन सीधे हॉस्पिटल के लिए भागी। उसे लगा सैरन को उसकी ज़रूरत होगी, मगर वहां पहुंची तो सैरन उसे देखते ही पागलों की तरह उस पर चिल्लाने लग गई, यहाँ तक कि वह मारपीट पर उतर आई। अगर जैक्सन वहां सही समय पर नहीं पहुंचता तो शायद सैरन जैन को बहुत चोट पहुंचा सकती थी, मगर सही मौके पर जाकर जैक्सन ने उसे रोक लिया था। जैक्सन के वजह से सैरन सुबह तो चुप हो गई थी, मगर उसका कोई भरोसा नहीं था। वह गुस्से में कुछ भी कर सकती थी, इसलिए कोई भी जैन को अकेले उसके साथ छोड़ने को राजी नहीं था। क्लारा की मौत पर जैन का कोई हाथ नहीं था, मगर सैरन उसका जिम्मेदार जैन को समझ रही थी। सैरन को अच्छे पता था कि ये डेथ नेचुरल थी, पर भी वह थी कि मानने को तैयार ही नहीं थी। यहाँ तक कि सब उसे समझा कर थक चुके थे, पर उसके सिर पर तो जैसे कोई जुनून सवार था। सैरन का ये पागलपन देख सब परेशान हो गए थे। सबने उसे कुछ भी कहना बंद कर दिया। सैरन को अपने हाल पर छोड़ने का सोचकर सब लोग वहां से वापस लौट गए। उन सबके जाने के बाद देर रात तक सैरन अंधेरे में हॉल में बैठी हुई थी। उसके दिमाग कल हुई बातें घूम रही थी। उस एक दिन में सैरन की पूरी दुनिया बदल गई। उसे इस तरह से सच पता चलेगा उसने कभी नहीं सोचा था। वह सच्चाई को एक्सेप्ट कर नहीं कर पाई थी कि क्लारा की मौत ने उसे एक और सदमा दे दिया। सैरन को अब भी लग रहा था कि ये सब कुछ एक डरावना सपना है। वह तो पहले तो मार्शल की बातों पर यकीन करने को राजी ही नहीं थी, जब तक कि क्लारा ने खुद इस बात को नहीं कबूल किया। उसने यकीन नहीं किया, यहाँ तक कि क्लारा के सच बताने के बाद भी सैरन ने सच साबित करने के लिए मार्शल और अपने सैंपल लेकर डीएनए टेस्ट करवाने के लिए हॉस्पिटल भिजवा दिए। अभी कुछ देर पहले वे रिपोर्ट आ गई थी। वक्त वहां बहुत से लोग थे तो सैरन ने वह रिपोर्ट नहीं देखी, पर उनके जाते ही वह रिपोर्ट लेकर हॉल में आकर बैठ गई। सैरन बहुत देर तक रिपोर्ट को हाथ में पकड़े ख्यालों में खोई हुई थी। उसके जहन में क्लारा के कहीं बातें घूम रही थी। बहुत देर बाद हिम्मत कर सैरन ने कांपते हाथों से रिपोर्ट खोलकर देखा तो उसकी नज़र आखिरी के एक सेंटेंस पर थी। उसे पढ़ते ही सैरन के हाथ वह रिपोर्ट नीचे गिर गई। सैरन ने जो सैंपल भेजा था उसके अकॉर्डिंग डीएनए 99% मैच हो रहा। उस रिपोर्ट को पढ़कर सैरन पागलों की तरह चिल्लाते हुए उठ खड़े हो गई। नो वे, इट्स नॉट पॉसिबल, ये नहीं हो सकता। वो इंसान मेरा फादर नहीं हो सकता, मैं एक भिखारी की बेटी नहीं हो सकती। नो वे। आई एम श्योर रिपोर्ट में कोई प्रॉब्लम होगी। सैरन ने खुद से पागलों की तरह बड़बड़ाते हुए हॉस्पिटल में कॉल लगा दी। जिस डॉक्टर ने रिपोर्ट बनाई थी, सैरन उस आदमी पर जोर जोर से चिल्लाने लग गई। वो डॉक्टर उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि रिपोर्ट सही है, पर वो मानने की राजी ही नहीं हुई। सैरन ने अपना सारा गुस्सा उस पर निकालकर फोन कट कर दिया। विस्मयादिबोधक चिन्ह। सैरन के कॉल पर मार्शल वहां पहुंचा तो पूरे घर को अंधेरे में देखकर उसने सैरन की आवाज दे दी। उसकी आवाज सुन सैरन ने उसे अंदर आने को कह दिया। सैरन ने उसे आते देख हॉल की लाइट ऑन कर दी। लाइट के ऑन होते ही मार्शल की नज़र हॉल पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। पूरे हॉल में टूट फूट हो रखी थी, सारी चीजें जमीन पर बिखरी हुई थी और हॉल के बीचों बीच में सैरन बड़ी सी चेयर पर बैठी हुई थी। सैरन को इस हालत में देख मार्शल सैरन कहते हुए उसकी तरफ दौड़ पड़ा। 104 सैरन कम टू नो द ट्रूथ। सैरन, व्हाट हैपन? सब बिखरा हुआ क्यों है? यहाँ कुछ हुआ है क्या? माय डियर, आर यू ऑलराइट? तुम्हें कोई चोट तो नहीं आई है?
मार्शल सेरन के पास बैठा सवाल पर सवाल पूछने लगा। मार्शल के हाथों को अपने चेहरे पर देख सेरन ने गुस्से से उसका हाथ झटक दिया। हाउ डेयर यू टू टच मी, स्टे अवे फ्रॉम मी। सेरन गुस्से से एक कदम पीछे हटकर मार्शल पर चिल्ला गई। सेरन को इतने गुस्से में देख एक पल के लिए मार्शल भी कांप गया। उसने सोचा नहीं था कि सेरन इस तरह रिएक्ट करेगी। उसे इतने गुस्से में देख वह चुप हो गया। सेरन, आई नो हाउ यू फील, बट ट्रस्ट मी डॉटर, आई डोंट नो अबाउट यू। तुम्हारी मॉम ने मुझसे तुम्हारे होने का सच छुपाया। मुझे नहीं पता था तुम मेरी बेटी हो। इनफैक्ट मुझे तो ये लगा था कि तुम जॉन की बेटी हो। अगर पता होता तो तुम मेरी बेटी हो तो मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करता। सेरन, ट्रस्ट मी। एक लंबी सी खामोशी के बाद मार्शल सेरन के सामने गिड़गिड़ा उठा। मार्शल के जवाब से सेरन को कोई फर्क नहीं पड़ा। उल्टा वह डिस्गस्टेड लुक लिए मार्शल की तरफ देखे जा रही थी। सेरन चुप जरूर थी मगर उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे। स्पेशली उसे लगा था कि उसके डैड ने जैन के नाम पर सारी जायदाद कर उसके साथ गलत किया है, इसीलिए उसने जैन से बदला लेने का प्लान तक कर लिया था। मगर अब जब सारी सच्चाई सामने आई तो उसके पैरों की जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह रिएक्ट करे ये सच जानने के बाद। एक तरफ उसकी सच्चाई थी तो दूसरी तरफ जैन से उसकी नफरत, जो सेरन किसी हाल में छोड़ नहीं सकती थी। इसलिए वह अपने आप में ही कुढ़ती हुई गुस्से से आग बबूला हुए जा रही थी। सेरन को गुस्से में देख मार्शल को तकलीफ हो रहा था। उसे लगा सेरन उसकी वजह से परेशान है। वह उसे दुखी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए चुपचाप उठकर बाहर आ गया। सेरन ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसके जहन में बार बार जैन का मुस्कुराता चेहरा घूम रहा था। वह उसका चेहरा इमेजिन कर गुस्से से चिल्ला उठी। नो, यू कांट डिफीट मी, जैन टेलर। मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती। जस्ट वेट एंड वॉच। सेरन गुस्से से आधी रात गए अपनी गाड़ी की चाबी लेकर निकल गई। स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड। सेरन के घर से आने के बाद जैन चुपचाप अकेले गार्डन में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी। एक के बाद एक सडन डेथ से वो काफ़ी अपसेट हो रखी थी। भले ही क्लारा उसके लिए कुछ नहीं थी, बट मिस्टर जॉन की डेथ के कुछ दिनों बाद इस तरह क्लारा की भी डेथ हो जाएगी उसने सोचा नहीं था। जैन अभी तक मिस्टर जॉन की डेथ के डेक से पूरी तरह से उभरी तक नहीं थी। सालों बाद उसे अपने डैड का प्यार मिला था। वह तो ठीक से खुशी भी नहीं मना पाई थी कि उनकी मौत हो गई। उनका यूं चले जाना उसके लिए बहुत अपसेटिंग था। मुश्किल से जाकर वह खुद को उस डेक से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर क्लारा की मौत ने फिर से उसे हिलाकर रख दिया। जैन पिछले 1 घंटे से गार्डन में स्विंग में बैठी हुई थी। उसे ऐसे चुपचाप बैठा देख जैक्सन और आथा बेचारे दोनों को बुरा लग रहा था। दोनों ने बारी बारी जैन से बात करने की कोशिश भी की, मगर जैन इतनी अपसेट थी कि उनकी कोशिशें बेकार चली गई। उसे कुछ देर के लिए अकेले रहने देने का सोचकर जैक्सन ने ज्यादा फोर्स भी नहीं किया। वह जैन को वहीं छोड़कर अंदर आ गया। जैक्सन को लगा जैन कुछ देर बाद ठीक होगी तो खुद ब खुद अंदर आ जाएगी, इसीलिए वह अंदर आकर अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो गया। करीब 1 घंटे बाद जैक्सन काम से फ्री हुआ तो उसे जैन का ध्यान आ गया। उसने जैन को चेक करने के लिए अपने बेडरूम की तरफ देखा, मगर वहां कोई हलचल नहीं थी। जैन को वहां ना देखकर जैक्सन उठकर अपने कमरे की तरफ आ गया। जैक्सन ने रूम में देखा तो जैन अभी भी वहां नहीं थी। उसे कमरे में ना देखकर वह उसे ढूंढता हुआ गार्डन की तरफ आ गया। जैक्सन ने गार्डन में आकर देखा तो जैन अभी भी झूले पर उसी पोजीशन में बैठी हुई थी जिस पोजीशन में वह उसे 1 घंटे पहले छोड़कर गया था। उसे चुपचाप अकेले बैठा देख जैक्सन उसके पास आकर बैठ गया। जैन, आर यू ओके? जैक्सन सवाल करता हुआ उसके साथ आकर बैठ गया। जैक्सन का सवाल सुन जैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सी सांस लेकर उसने जैक्सन के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। जैन को जवाब ना देते देख जैक्सन ने भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसका सिर सहलाने लग गया। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। ना जैन ने कुछ कहा ना ही जैक्सन ने उससे कोई सवाल किया। जैक्सन जैन की तकलीफ समझ रहा था, इसीलिए बिना कोई सवाल किए बस उसके साथ आकर बैठ गया और खामोशी से उसके बोलने का वेट करने लग गया। जैक, व्हाई डिड ही लीव मी लाइक दिस? जैन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैक्सन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैक्सन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैक्सन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैक्सन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैक्सन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैक्सन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैक्सन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैक्सन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैक्सन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैक्सन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू। जैक्सन, आई एम सॉरी, आई डिडंट मीन
इतने सालों बाद मुश्किल से मैं डैड से मिली थी, मैं उनके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाई थी और वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था जैक। उन्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए था, मुझे अकेला छोड़कर। जैक, मैं 5 साल की थी जब मॉम की डेथ हुई। मॉम की डेथ के बाद मेरे लिए डैड मेरी दुनिया थे, पर ये दुनिया कब बदल गई पता ही नहीं चला। डैड ने जब क्लारा से शादी की तो हम क्लारा और सैरन के घर शिफ्ट हो गए। सैरन के घर जाने के बाद तो जैसे एकदम से मेरे लिए सब कुछ बदल गया। डैड ने धीरे धीरे कर मुझसे बातें करनी बंद कर दी। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हमारे बीच बातें ही बंद हो गई। डैड सिर्फ सैरन को प्यार करते और मैं बस दूर खड़ी उन्हें देखते रहती। डैड मुझे बिना गलती के डांटते, उन्होंने मेरी परवाह करनी बंद कर दी थी। मैंने डैड को धीरे धीरे कर खुद से दूर होते हुए देखा था, मगर फिर भी जब भी मैं अकेले होती थी एक एहसास रहता था उसके साथ होने का, मगर अब वह एहसास मुझसे छीन गया है। एक लंबी खामोशी के बाद जैन चुप्पी तोड़ते हुए रो पड़ी। जैन को रोते देख जैक्सन ने उसे अपने गले से लगा लिया, पर वो उसके गले लग और जो ज्यादा रोने लग गई। जैक, अब ऐसा लग रहा जैसे कुछ बचा ही नहीं है। क्लारा आंटी जिनसे मुझे नफरत थी, आज वो भी इस दुनिया से चली गई। मैं जानती थी वो कभी मुझसे प्यार नहीं करती थी, वो और सैरन मुझसे नफरत करते आई थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया जैक, बट आज उन्हें ऐसे देखा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन वो यूं अचानक छोड़कर चली जाएंगी। मुझे तो सैरन की चिंता हो रही है। जैन रोते रोते नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। उसे बोलता देख जैक्सन ने उसे नहीं रोका। वह खुद भी चाहता था कि जैन के अंदर का सारा दर्द बाहर आ जाए, इसलिए खामोशी से उसे गले लगाए बैठा रहा। के बाद जैन चुप्पी तोड़ते हुए जैक्सन के गले लगकर रो पड़ी। काफी देर बाद जैन का रोना शांत हुआ। उसे चुप देख जैक्सन ने उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे पर आए आंसुओं को पोंछ लिया और उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर उसके माथे पर किस कर दिया। जैन, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू हैव मी एंड ऑथा, यू नो दैट राइट। जैक्सन ने जैन को फिर से गले लगा लिया। काफी देर तक जैक्सन जैन के गले लग बैठी रही। काफी देर बाद जाकर जैक्सन जैन को वहां से कमरे में ले आया। जैन को कमरे में लाकर उसने मुश्किल से जैन को सुला दिया और खुद जाकर वह अपने काम में उलझ गया। स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड गया। उसने सोचा नहीं था कि सैरन इस तरह रिएक्ट करेगी। उसे इतने गुस्से में देख वह चुप हो गया। सैरन, आई नो हाउ यू फील, बट ट्रस्ट मी डॉटर, आई डोंट नो अबाउट यू। तुम्हारी मॉम ने मुझसे तुम्हारे होने का सच छुपाया। मुझे नहीं पता था तुम मेरी बेटी हो। इनफैक्ट मुझे तो ये लगा था कि तुम जॉन की बेटी हो। अगर पता होता तो तुम मेरी बेटी हो तो मैं कभी तुम्हें खुद से दूर नहीं करता। सैरन, ट्रस्ट मी। एक लंबी सी खामोशी के बाद मार्शल सैरन के सामने गिड़गिड़ा उठा। मार्शल के जवाब से सैरन को कोई फर्क नहीं पड़ा, उल्टा वह डिस्गस्टेड लुक लिए मार्शल की तरफ देखे जा रही थी। सैरन चुप जरूर थी, मगर उसके दिमाग में बहुत से सवाल थे। स्पेशली उसे लगा था कि उसके डैड ने जैन के नाम पर सारी जायदाद कर उसके साथ गलत किया है, इसीलिए उसने जैन से बदला लेने का प्लान तक कर लिया था। मगर अब जब सारी सच्चाई सामने आई तो उसके पैरों की जमीन खिसक गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह किस तरह रिएक्ट करे ये सच जानने के बाद। एक तरफ उसकी सच्चाई थी तो दूसरी तरफ जैन से उसकी नफरत, जो सैरन किसी हाल में छोड़ नहीं सकती थी। इसीलिए वह अपने आप में ही कुड़ती हुई गुस्से से आग बबूला हुए जा रही थी। सैरन को गुस्से में देख मार्शल को तकलीफ हो रहा था। उसे लगा सैरन उसकी वजह से परेशान है। वो उसे दुखी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए चुपचाप उठकर बाहर आ गया। सैरन ने भी रोकने की कोशिश नहीं की। उसके जहन में बार बार जैन का मुस्कराता चेहरा घूम रहा था। वह उसका चेहरा इमेजिन कर गुस्से से चिल्ला उठी, नो यू कांट डिफीट मी जैन टेलर, मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगी। तुम मुझसे कभी नहीं जीत सकती, जस्ट वेट एंड वॉच। सैरन गुस्से से आधी रात गए अपनी गाड़ी की चाबी लेकर निकल गई। स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड, स्मॉल डायमंड। सैरन के घर से आने के बाद जैन चुपचाप अकेले गार्डन में बैठी हुई थी। उसके दिमाग में बहुत सी बातें चल रही थी, एक के बाद एक। सडन डेथ से वो काफ़ी अपसेट हो रखी थी। भले ही क्लारा उसके लिए कुछ नहीं थी, बट मिस्टर जॉन की डेथ के कुछ दिनों बाद इस तरह क्लारा की भी डेथ हो जाएगी उसने सोचा नहीं था।
जैन अभी तक मिस्टर जॉन की डेथ के डेक से पूरी तरह से उभरी तक नहीं थी। सालों बाद उसे अपने डैड का प्यार मिला था। वह तो ठीक से खुशी भी नहीं मना पाई थी कि उनकी मौत हो गई। उनका यूं चले जाना उसके लिए बहुत अपसेटिंग था। मुश्किल से जाकर वह खुद को उस डेक से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी, मगर क्लारा की मौत ने फिर से उसे हिलाकर रख दिया। जैन पिछले 1 घंटे से गार्डन में स्विंग में बैठी हुई थी। उसे ऐसे चुपचाप बैठा देख जैक्सन और आथा बेचारे दोनों को बुरा लग रहा था। दोनों ने बारी बारी जैन से बात करने की कोशिश भी की, मगर जैन इतनी अपसेट थी कि उनकी कोशिशें बेकार चली गई। उसे कुछ देर के लिए अकेले रहने देने का सोचकर जैक्सन ने ज्यादा फोर्स भी नहीं किया। वह जैन को वहीं छोड़कर अंदर आ गया। जैक्सन को लगा जैन कुछ देर बाद ठीक होगी तो खुद अब खुद अंदर आ जाएगी, इसलिए वह अंदर आकर अपने ऑफिस के कामों में बिजी हो गया। करीब 1 घंटे बाद जैक्सन काम से फ्री हुआ तो उसे जैन का ध्यान आ गया। उसने जैन को चेक करने के लिए अपने बेडरूम की तरफ देखा, मगर वहां कोई हलचल नहीं थी। जैन को वहां ना देखकर जैक्सन उठकर अपने कमरे की तरफ आ गया। जैक्सन ने रूम में देखा तो जैन अभी भी वहां नहीं थी। उसे कमरे में ना देखकर वह उसे ढूंढता हुआ गार्डन की तरफ आ गया। जैक्सन ने गार्डन में आकर देखा तो जैन अभी भी झूले पर उसी पोजीशन में बैठी हुई थी जिस पोजीशन में वह उसे 1 घंटे पहले छोड़कर गया था। उसे चुपचाप अकेले बैठा देख जैक्सन उसके पास आकर बैठ गया। जैन, आर यू ओके? जैक्सन सवाल करता हुआ उसके साथ आकर बैठ गया। जैक्सन का सवाल सुन जैन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक लंबी सी सांस लेकर उसने जैक्सन के कंधे पर अपना सिर टिका दिया। जैन को जवाब ना देते देख जैक्सन ने भी कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप उसका सिर सहलाने लग गया। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। ना जैन ने कुछ कहा ना ही जैक्सन ने उससे कोई सवाल किया। जैक्सन जैन की तकलीफ समझ रहा था, इसीलिए बिना कोई सवाल किए बस उसके साथ आकर बैठ गया और खामोशी से उसके बोलने का वेट करने लग गया। जैक, व्हाई डिड ही लीव मी लाइक दिस? इतने सालों बाद मुश्किल से मैं डैड से मिली थी। मैं उनके साथ टाइम स्पेंड भी नहीं कर पाई थी और वो मुझे छोड़कर चले गए। उन्हें ऐसे नहीं जाना चाहिए था जैक। उन्हें इस तरह नहीं जाना चाहिए था, मुझे अकेला छोड़कर। यू नो जैक, मैं 5 साल की थी जब मॉम की डेथ हुई। मॉम की डेथ के बाद मेरे लिए डैड मेरी दुनिया थे, पर ये दुनिया कब बदल गई पता ही नहीं चला। डैड ने जब क्लारा से शादी की तो हम क्लारा और सैरन के घर शिफ्ट हो गए। सैरन के घर जाने के बाद तो जैसे एकदम से मेरे लिए सब कुछ बदल गया। डैड ने धीरे धीरे कर मुझसे बातें करनी बंद कर दी। एक टाइम तो ऐसा आ गया था कि हमारे बीच बातें ही बंद हो गई। डैड सिर्फ सैरन को प्यार करते और मैं बस दूर खड़ी उन्हें देखते रहती। डैड मुझे बिना गलती के डांटते। उन्होंने मेरी परवाह करनी बंद कर दी थी। मैंने डैड को धीरे धीरे कर खुद से दूर होते हुए देखा था, मगर फिर भी जब भी मैं अकेले होती थी एक एहसास रहता था उसके साथ होने का, मगर अब वह एहसास मुझसे छीन गया है। एक लंबी खामोशी के बाद जैन चुप्पी तोड़ते हुए रो पड़ी। जैन को रोते देख जैक्सन ने उसे अपने गले से लगा लिया, पर वो उसके गले लग और जो ज्यादा रोने लग गई। जैक, मुझे ऐसा लग रहा जैसे कुछ बचा ही नहीं है। क्लारा आंटी जिनसे मुझे नफरत थी आज वो भी इस दुनिया से चली गई। मैं जानती थी वो कभी मुझसे प्यार नहीं करती थी। वो और सैरन मुझसे नफरत करते आई थी। उन्होंने मेरे साथ बहुत कुछ किया जैक, बट आज उन्हें ऐसे देखा तो मुझे अजीब सा एहसास हुआ। मैंने कभी नहीं सोचा था एक दिन वो यूं अचानक छोड़कर चली जाएंगी। मुझे तो सैरन की चिंता हो रही है। जैन रोते रोते नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। जैन को इतना सब कुछ होने के बाद भी सैरन के लिए कंसर्न्ड देख जैक्सन को उसकी मासूमियत पर हैरानी हो रही थी, पर उसने कुछ कहा नहीं। वह खुद भी चाहता था कि जैन के अंदर का सारा दर्द बाहर आ जाए, इसलिए वह चुपचाप उसे गले लगाए उसकी बातें सुनता रहा जब तक कि वह चुप नहीं हुई। काफी देर बाद जैन का रोना शांत हुआ। उसे चुप देख जैक्सन ने उसे खुद से अलग कर उसके चेहरे पर आए आंसुओं को पोंछकर उसके चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेकर जैक्सन ने उसके माथे पर किस कर दिया। जैन, इट्स ऑल राइट, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यू हैव मी एंड ऑथा, यू नो दैट राइट। जैक्सन की बातों से जैन बहुत हद तक शांत हो गई, यहाँ तक कि उसके अंदर सालों से दबा गुबार भी बाहर आ गया। उसकी वजह से उसे हल्का महसूस होने लग गया। वह अपना मन हल्का कर बहुत देर तक जैक्सन के गले लग बैठी रही, यहाँ तक कि रोने का बाद उसकी ही गोद में जाकर सो भी गई।
जेन को सोता देख जैक्सन ने उसे कमरे में लाकर सुला दिया और खुद भी जाकर उसके साथ सो गया। स्मॉल डायमंड स्मॉल डायमंड स्मॉल डायमंड स्मॉल डायमंड स्मॉल डायमंड। दूसरी तरफ सैरन आधी रात में नशे की हालत में टायसन विला के बाहर खड़ी थी। वो तो अच्छा था कि वह जिस बार में थी वह पहचान का था, इसीलिए उसने कैब वाले को बोलकर सैरन को उसके घर ड्रॉप करने को बोल दिया, वरना तो वह रात भर वहीं पड़े रहती। जैसे तैसे कर कैब ड्राइवर वाला बेचारा उसे टायसन विला तक पहुंचा गया, वरना तो वह तो गाड़ी में ही बेहोश थी। उसकी ऐसी हालत देख वो मुश्किल से उसे गेट के बाहर तक छोड़कर गया था। सैरन जिस हालत में थी उसके लिए तो गेट से अंदर आना भी मुश्किल था। वह जैसे तैसे कर अंदर पहुंची तो पूरा हॉल अंधेरे में था, सारी लाइटें बंद थी। घर को अंधेरे में देख सैरन नौकरों को आवाजें देने लग गई। वह नशे की हालत में ये तक भूल गई कि उसने खुद ही सारे सर्वेंट्स को निकाल रखा है। बहुत देर तक वह चिल्लाते रही, मगर जब कोई नहीं आया तो वह अंधेरे ही अपने कमरे में चली गई। अपने कमरे में जाकर वह लाइट ऑन कर सीधे बेड पर जाकर लेट गई। कपड़े वगैरह चेंज करने की तो उसकी हालत भी नहीं थी, इसीलिए सीधे बेड पर लेट गई। मगर जैसे ही लेटी बेड पर कोई चीज़ चुभने लग गई। सैरन ने निकाल कर देखा तो वह लिफाफा था अपने बेड पर। लिफाफा देख उसने आधी बेहोशी की हालत में ही उसे खोल दिया। सैरन ने लिफाफे के अंदर से पेपर निकाल कर पढ़ा तो उस पर लिखी डिटेल्स पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वह हंसते हुए बड़बड़ाने लग गई, जस्ट वेट एंड वॉच जैन, तुम्हारी सबसे बड़ी सच्चाई मेरे हाथ लग गई है, अब देखती जाओ मैं तुम्हारा क्या हाल करती हूँ। सैरन बड़बड़ाती हुई रिपोर्ट को हाथ में लेकर ही सो गई। चैप्टर 105 ज़ोईज़ लव फॉर जेसन। नेक्स्ट मॉर्निंग सैरन की आंख खुली तो अपनी हालत देखकर वह हैरान रह गई। वह कल रात वाले ही कपड़ों में थी, यहाँ तक कि वह अभी भी पैरों में सैंडल पहने हुई थी और पर्स भी कंधे पर लटक रहा था। अपने आप को इस हालत में देखकर सैरन हैरान रह गई। अपनी ऐसी हालत देख सैरन ने याद करने की कोशिश की तो उसे बस इतना ही याद आया कि वह कल रात बार में थी, पर वहां से घर कैसे आई उसे कुछ याद नहीं था। सैरन कल रात की बात याद कर सोच में पड़ गई। उसने बहुत सोचा पर उसे कुछ भी याद नहीं आया, उल्टा उसका और ज्यादा सिर दर्द होने लग गया। सैरन सिर दर्द की वजह से अपना सिर पकड़े बेड से उठ गई। उसने जैसे ही बेड से नीचे पैर रखा तो उसके पता नहीं कहां से एक इन्वेल्प उसके पैरों पर आकर गिर गया। अपने पैरों में उस इन्वेल्प को देखकर सैरन ने उसे पैरों से उठा लिया। उसने उसे खोलकर उसके अंदर देखा तो वह खाली था। उस खाली लिफाफे को देखकर सैरन उसे साइड रख दिया। उसे लगा कि वह बेकार होगा, इसलिए उसे इग्नोर कर वह वहां से बाहर आ गई। सैरन को आइडिया ही नहीं था कि वह लिफाफा किस चीज़ का था। उसे लगा वह मामूली लिफाफा है, इसलिए वह उसे नज़रअंदाज कर ग्रीन टी बनवाने के लिए मिशेल को आवाज़ देते हुए कमरे से हॉल की ओर आ गई। सैरन ने हॉल में कदम रखा तो बाहर हॉल खाली था, पूरा घर सुनसान था। पूरे घर में इतनी शांति देखकर उसे याद आया कि उसने तो सारे सर्वेंट्स को निकाल दिया है। इन मौके पर सब लोगों को गायब देख सैरन खुद को कोसती हुई अपने लिए ग्रीन टी बनाने किचन की तरफ बढ़ गई। पर इससे पहले कि वह अंदर कदम रखती किचन से गुड मॉर्निंग सैरन कहते हुए मार्शल की आवाज़ आ गई। सैरन ने किचन की तरफ देखा तो मार्शल हाथ में खाने की प्लेट लिए किचन से बाहर आ रहा था। इतनी सुबह सुबह मार्शल को वहां देखकर सैरन एकदम शॉक रह गई। व्हाट आर यू डूइंग हियर? मार्शल को वहां देख सैरन हैरानी से बोल पड़ी। सैरन का हैरान चेहरा, उसका सवाल सुन मार्शल ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस मुस्कुराता हुआ सारा ब्रेकफास्ट टेबल पर लगाने लग गया। अपने सवाल के बदले मार्शल को ब्रेकफास्ट सर्व करते देख सैरन किचन के पास उसे देखते रह गई। मार्शल क्या करने की कोशिश कर रहा था उसकी समझ से परे था। वह कंफ्यूज सी खड़े होकर उसे घूरती रह गई। सारा ब्रेकफास्ट लगाने के बाद मार्शल सैरन की तरफ मुड़ गया। उसे हैरानी से अपनी ओर देखते देख मार्शल ने उसे फिर से आवाज दे दी, सैरन, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? कम हियर एंड हैव ब्रेकफास्ट। मैंने तुम्हारी पसंद की डिशेज बनाई है। क्लारा ने बताया था कि तुम्हें ये सारी डिशेज पसंद है। कैम ऑन। मार्शल ने उसे ऐसे ऑफर किया जैसे वह घर उसका ही हो। मार्शल को इतने फॉर्मल तरीके से अपने ही घर में खड़े होकर अपने आप को ही ब्रेकफास्ट ऑफर करते देख सैरन की रही सही शांति भी गायब हो गई। वह दंदनाती हुई किचन से सीधे मार्शल के सामने आकर खड़ी हो गई। व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? होननन, आर यू ट्राइंग टू बी माई फादर बाय डूइंग ऑल दिस?
You think by doing all this nonsense I will accept? No and never. I will never consider you as my dad, you get that? So just get lost from here. सैरान ने टेबल पर रखा खाना सारा जमीन पर बिखेर दिया। सैरान के गुस्से से बेचारा मार्शल भी चुप हो गया। वह सैरान को एक्सप्लेन करना चाहता था कि उसे गेटकीपर ने बताया कि सैरान आधी रात में बेहोशी की हालत में घर आई थी, इसलिए वह परेशान होकर उसे देखने आ गया। पर सैरान का गुस्सा देख मार्शल चुप हो गया। सैरान कॉम डाउन, मैं जा रहा हूँ, तुम शांत हो जाओ। सैरान को गुस्से में देख मार्शल दरवाजे की तरफ चला गया। वह जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचा तो उसे कुछ याद आ गया, इसलिए वह वापस से सैरान की तरफ पलट गया। सैरान, क्लारा ने मुझे तुम्हें एक इनवेल्ट देने को कहा था। क्लारा ने कहा था कि वो जरूरी है, इसलिए मैंने कल रात वह तुम्हारे कमरे में रख दिए थे। आई होप तुम्हें मिल गया हो। टेक केयर हनी, मार्शल जवाब देकर वहां से चला गया। सैरान ने मार्शल की बातों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। उसका सिर दर्द कर रहा था तो वह अनसुना कर वहां से किचन में चली गई। उसे खाना बनाना तो आता नहीं था, इसलिए मार्शल का बनाया हुआ खाना और ग्रीन टी लेकर वह अपने कमरे में आ गई। स्मॉल डायमंड, 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 स्मॉल डायमंड। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन थोड़ी लेट उठी। वैसे तो वह एक बार सुबह ही उठ गई थी, पर उसकी तबीयत ठीक नहीं थी तो जैक्सन ने फोर्सकर उसे वापस सुला दिया। कुछ देर तक तो उसने आनाकानी की, पर फिर उसे भी नींद आ गई और नींद भी इतनी गहरी आई कि करीब 2 घंटे बाद जाकर जोई की कॉल से उसकी नींद खुली। रिंगटोन की आवाज़ सुन जैन ने फ़ोन की स्क्रीन पर देखा तो वहां पर जोई नाम देखकर उसने जल्दी से कॉल रिसीव कर लिया। गुड मॉर्निंग जैनी। गुड मॉर्निंग जोई। जैन, वेयर आर यू? मैं तुम्हें सुबह से कॉल कर रही थी बट तुम्हें कॉल कनेक्ट ही नहीं हो रहा था। जैन के मुंह से गुड मॉर्निंग का जवाब सुन जोई ने सीधे से सवाल पूछ लिया। मैं घर पर ही थी बट मैं बस थोड़ा लो फील कर रही थी, इसलिए लेट गई थी। बट क्या हुआ, तुम मुझे क्यों कॉल कर रही थी? कुछ बात है क्या? सोई, सब ठीक है ना? येस, एवरीथिंग इज फाइन बट आई हैव टू टेल यू समथिंग। क्या तुम फ्रेज हो? आज थोड़ी देर के लिए मुझसे मिल सकती हो? सोई ने सीधे से सवाल किया। दरअसल कल रात सैरन के घर से आने के बाद जेसन और उसकी बात हुई थी। जेसन ने उसे सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। उसकी बातें सुन जोई को भी लगा कि उसकी फीलिंग्स गलत नहीं है, उसके दिल में भी कुछ है जो वह अवॉइड करने की कोशिश कर रही है, पर जेसन से कुछ कहने से पहले जैन से बात करने की सोचकर वह चुपचाप आ गई। कल रात तो देर हो गई थी, इसलिए जोई ने उसे कॉल नहीं किया, बट जैसे ही सुबह हुई उसने ऑफिस जाते ही सबसे पहले जैन को कॉल लगा दी। सोई का जवाब सुनकर जैन थोड़ा सस्पिशियस हो गई, पर फिर मिलकर ही पूछने का सोचकर उसने हाँ कर दी। सोई को आधे घंटे बाद मिलने को कहकर जैन जैसे ही बेड से उठी तो सामने टेबल पर रेड रोजेज रखे देख जैन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। जैन ने पास जाकर देखा तो उनके साथ एक कार्ड भी था जिस पर गुड मॉर्निंग लव लिखा हुआ था। जैक्सन का रोमांटिक अंदाज देखकर जैन के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वह जैक्सन के बारे में सोचते हुए तैयार होने चल दी। स्मॉल डायमंड, 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 स्मॉल डायमंड। सैरन ब्रेकफास्ट कर जेसन से मिलने उसके ऑफिस के लिए निकल गई। अपनी फेक प्रेगनेंसी का प्लान फेल होने के बाद वह कुछ और ही प्लान सोच रही थी, पर जेसन के ऑफिस पहुंची तो पता चला जेसन वहां है ही नहीं। उसने जेसन की सेक्रेटरी को बहला फुसला कर जेसन का पता लगाने की कोशिश की तो पता चला जेसन विल्सन ग्रुप गया हुआ था। सेक्रेटरी के मुंह से विल्सन ग्रुप का नाम सुनकर सैरन के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम ही चेंज हो गए। वह वहां से पैर पटकते हुए वापस लौट गई। सैरन जैसे ही गाड़ी में बैठी उसे उसकी फ्रेंड का कॉल आ गया। उसने सैरन उसका कॉल रिसीव कर उसे मिलने उसके स्कूल की ओर निकल गई। सैरन स्कूल पहुंची तो वह स्कूल सेम स्कूल था जहां आथा पढ़ता था। सेम स्कूल का नाम देखकर सैरन के दिमाग में उसका पुराना प्लान घूमने लग गया था।